नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं परिणाम बैच में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे संस्थान के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट परिणाम बैच के द्वारा बीपीएससी 4.0 की तैयारी कराई जा रही है। अभी तक आपने साइंस की एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पहली क्लास देख लिए होंगे। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखा है, पहले जाकर पहली क्लास को देखिएगा और फिर वहां से जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, हालांकि मैं उस क्लास में प्रश्न को भी लेकर आया हूं, पहली क्लास से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे आप उस क्लास को देखिए। जो प्रश्न है, जो प्रश्न का लेवल है, जो प्रश्न बनाए जा सकते थे, सभी प्रश्न यहां देखने को मिलेंगे। आप जाकर देखिए क्या उसमें उन प्रश्नों का सामना आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है। जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। किसी भी चैप्टर को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, चाहे आसान सा चैप्टर हो, चाहे कोई मॉडरेट या टफ चैप्टर हो सकता है आपके लिए जो टफ लग रहा हो सकता है किसी अन्य के लिए वो बहुत ही आसान चैप्टर लग रहा हो। तो हम किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं। एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लेवल को बनाए रखते हुए क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं यहां से। अगर थोड़ा सा भी 1% चांस है वहां से प्रश्न बनने की, तो हम क्यों ना उस प्रश्न को सॉल्व करें और उसके बारे में पढ़ें। जब आप इस क्लास को देखेंगे तो मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको भी मैंने शामिल किया है। आप यहाँ पीडीएफ में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें विस्तार से देखेंगे और फिर इससे संबंधित मैंने प्रश्न को भी रखा है। ये देखिए, जैसे इससे संबंधित ये प्रश्न हो गया, लास्ट में मैंने कुछ ये प्रश्न रखे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के प्रश्न बीच बीच में हमने रखा है कि यहां से अगर प्रश्न बनाए जा सकते हैं तो हम क्यों ना इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो पहली क्लास को आप जाकर देखिए, बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है। अगर वहां से 5 प्रश्न या 6 प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, अगर हर चैप्टर से ऐसे ही सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आप लास्ट तक, जब लास्ट चैप्टर तक पढ़ेंगे तो जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जहां से भी प्रश्न आ सकते हैं, जहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है, अगर उस प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया है एक बार और रिवीजन कर लिया है, तो जाहिर सी बात है जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जब प्रश्नों का सामना आप पहले से ही किए रहेंगे तो वहां तो बहुत आराम से कर पाएंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे साइंस, मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग की पहली क्लास आपने देखा होगा। आईएनएम की जो गौरव सर के द्वारा 100% कल आपकी क्लास मिल जाएगी। पहली क्लास होगी, जब आप पढ़ेंगे पहली क्लास आपको बहुत अच्छी क्लास मिलेगी, बहुत ही शानदार क्लास मिलेगी। सारे डाउट निकल के जो भी हैं आपको सामने, डाउट निकल के जितने भी हैं, सारी चीजें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगी। ईवीएस की क्लास, ईवीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि ईवीएस के कुछ ही प्रश्न होते हैं तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे या नहीं करेंगे। ईवीएस की भी कल आपको 100% कह रहा हूं कि ईवीएस की पहली क्लास बहुत ही शानदार तरीके से युवराज सर के द्वारा आप देख पाएंगे। हम किसी भी प्रश्न को, एक एक प्रश्न के लिए हमको घंटों देने पड़ते हैं। अगर हमारे एक प्रश्न, दो प्रश्न भी आ रहे हैं तो हमको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए जूझना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस बार आप इस बात से भली भांति परिपूर्ण तरीके से जानते हैं कि जो वैकेंसी की सीटें हैं वो उतनी नहीं है जितनी हम अनुमान लगाए थे। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, पढ़ना भी बहुत अच्छे तरीके से है, मेहनत करके पढ़ना है और सारी चीजों के एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हुए हमको चलना है। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिज्ञासा नामक बुक कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पहली क्लास हमने विज्ञान का अनूठा संसार हमने कंप्लीट कर लिया था। आसान सा चैप्टर था, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से तो अभी तक नहीं बनाए गए थे, एक दो प्रश्न हो सकता है
पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि जब हमसे कहा गया है कि हम एनसीईआरटी एससीईआरटी पूछेंगे तो हो सकता है कि जब इतने सारे प्रश्न 1.2 2.3 2.0 या जो भी है, जब वहां से प्रश्न बन सकते हैं तो क्या यहां से भी नहीं बन सकते हैं? आज की जो क्लास होने वाली है, सजीव जगत में विविधता, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। बिल्कुल से क्लास को लास्ट तक देखिएगा। हम इसमें जानेंगे सजीव क्या होता है, विविधता क्या होती है, जगत क्या होते हैं, इसका अर्थ जानेंगे, यहां से कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, अलग अलग विभिन्नता जो होती है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आप अपने परिवेश में देखते होंगे, अपने आस पड़ोस देखते होंगे, सारी चीजें एक जैसे नहीं होती है, हर जगह विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सारे सजीव जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी जो भी खासियत होती है, जो भी चीजें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो हम सारी चीजें एक एक करके जानेंगे, बस लास्ट तक आप बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं सजीव क्या होता है। अगर हम सबसे पहले सजीव के बारे में जाने, जगत के बारे में जाने और विविधता के बारे में जाने, चलिए देखिए, सबसे पहले हमको दिया गया है सजीव क्या होता है, फिर जगत क्या होता है हमसे पूछा है, और फिर विविधता क्या होती है। ये तीन चीजें हम बहुत ही अच्छे तरीके से जान लेंगे। अगर ये तीन चीजें हम अच्छे से समझ गए तो जो चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर हम सजीव ही नहीं जानते हैं, विविधता का अर्थ ही नहीं जानते हैं, जगत का मतलब नहीं जानते हैं, तो चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जो हमको समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको जानेंगे, सजीव का अर्थ क्या होता है। सजीव का अर्थ होता है जितने भी जीव होते हैं उसमें जान हो। क्या हो? जान हो, लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो। ठीक है, जैसे पेड़ होता है, कोई भी पक्षी ले ले हम, ठीक है, कोई भी पौधा ले ले हम, ठीक है। अब देखिए मैंने पेड़ को अलग लिखा है और पौधा को अलग लिखा है। पेड़ अलग होता है, ठीक है, और पौधा भी अलग होता है। इसको हम साथ साथ भी लिख सकते थे, पेड़ पौधा। लेकिन जब इसका हम विस्तार पूर्वक जानेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पेड़ क्या होता है और पौधा क्या होता है। पक्षी हो गया, जितने भी जीव आपके सामने दिखाई देते हैं वो सारे क्या होते हैं? सजीव होते हैं, जिनमें जान होती है, जो चल सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तो पेड़ कहाँ चलता है, मनुष्य तो चलता है, पक्षी तो चलता है, जानवर तो चलता है, लेकिन पेड़ तो नहीं चलता है, तो हम इसको सजीव कैसे कह सकते हैं? देखिए, पेड़ एक स्थान पे यहाँ जमीन पे अगर लग गया है तो वहां से ये यहाँ नहीं जाता है, लेकिन जब यही पेड़ या छोटा सा होता है, धीरे धीरे करके आप क्या देख पाते हैं, लास्ट में एक बड़ा सा हमको पेड़ दिखाई देता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित ना होकर एक जगह पर ही अपनी क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो जब ये अपनी ही जगह पे ग्रोथ करता है तो इसी पेड़ को हम क्यों सजीव नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, पक्षी को आपने उड़ते देखा होगा। पौधा जो है वो छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है तो एक पेड़ का रूप ले लेता है। यही अंतर होता है एक पेड़ में और एक पौधा में। अब इस पेड़ को जो बड़ा सा है, जो आपको फल देता है, जैसे आम का एक पेड़ ले लीजिए, जब आपको फल देता है तो उसको हम पौधा नहीं कह सकते कि एक पौधा हमको क्या देता है, फल देता है। पौधा हमेशा छोटा होता है, जैसे गुलाब का फूल हो गया। ठीक है, जितने भी फूल होते हैं उसको हम पौधा कह सकते हैं। हालांकि जितने भी फल देने वाले पेड़ होते हैं उनके फल देने से पहले वो क्या लगाते हैं, फूल लगाते हैं। तो एक होता है ये फूल जो हम सजावट डेकोरेट के अनुरूप में देख सकते हैं, एक होता है जो फल देने के पहले क्या होता है, फूल लगता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं जगत क्या होता है। जब हम जगत के बारे में बात करते हैं तो आप हिंदी में बहुत बार पढ़े होंगे, जगत का पर्यायवाची क्या होता है,
जगत का पर्यायवाची होता है जो हमारा क्षेत्र है, दुनिया है। क्या है? जो हमारी दुनिया है, जो हमारी दुनिया है वो क्या होता है? जगत होता है। और विविधता के बारे में बात करें अगर हम, तो विविधता का अर्थ होता है विभिन्नता। क्या होती है? विभिन्नता। जहां हमको भिन्न भिन्न चीजें दिखाई दे, विभिन्नता, या इसको हम कह सकते हैं अलग अलग चीजें, अलग अलग। अब थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी सजीव होते हैं वो दुनिया में ही होते हैं, और जब दुनिया में ही जितने सजीव होंगे तो वो क्या दिखाई देगा? हमको अलग अलग दिखाई देगा, उनमें विभिन्नता दिखाई देखने को मिलती है। हर चीज की विभिन्नता, हर चीज की खासियत हर चीज के अनुरूप होती है, मौसम के अनुरूप होती है, वर्षा के अनुरूप होती है। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कटीली झाड़ियों में बहुत ही अच्छा क्या करता है? अपना सरवाइव करता है। कोई बारिश में बहुत अच्छा सरवाइव करता है, कोई मरुस्थल में बहुत अच्छा सरवाइव करता है। ये होता है हमारा सजीव जगत में विभिन्नता। ठीक है, अब जब सजीव जगत में विभिन्नता आप देख पा रहे होंगे, इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमको एनसीईआरटी बुक हमको कह रही है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने पौधे जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। देखिए, जब आप अलग अलग विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र का मतलब यहाँ ये होता है कि जैसे आप राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? हमारे जो उत्तर प्रदेश है वहां से बहुत ही विभिन्न दिखाई देता है, विभिन्न है। जब विभिन्न है तो विभिन्न हमको दिखाई भी देगा। वहां बहुत रेतीली जगह होती है, वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वहां का जो पेड़ पौधा होता है और हमारे इधर का जो पेड़ पौधा होता है, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होता है, तो जब इस साइड के और राजस्थान के साइड को जब आप देखेंगे तो बहुत सारे हमको अलगाव देखने को मिलेगा। वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? विभिन्नता होती है। और कहा जाता है कि पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य एक अलग भूमिका होती है। देखिए, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी सजीव हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई पेड़ पौधा क्यों ना हो, हर चीज जो एक क्षेत्र में पाई जाएगी उसकी प्रत्येक सदस्य की क्या होगी? एक अलग खासियत होगी। जैसा कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठते हैं, बहुत सारे लोगों के या समाज में बैठते हैं, तो सबकी सोच, सबकी जो व्यक्तित्व भिन्नता है, सोचने समझने की शक्ति है, वो हमको विभिन्न रूप से दिखाई देती है। उसी तरह से हर जीव में वो भी क्या होती है? उनके चलने फिरने की शैली, उनके रंग, आकार, ये सारी चीजें हमको क्या होती है? अलग अलग देखने को मिलती है। तो एक विशेष क्षेत्र में अलग होता है, जो हमको कहता जाता है कि जैव विविधता का एक क्या होता है? प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। अब एक जब समूह में जाते हैं, जब आप एक समूह में जाते हैं, बैठते हैं, तो आपकी जो योग्यता के अनुसार क्या होगी? आपकी भूमिका अलग होगी। हो सकता है आपका दोस्त जो है उसकी एक अलग भूमिका होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, आप जैसे मान लीजिए कि प्रिपरेशन करते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बता दूं कि जब आप एग्जाम एग्जाम या परीक्षा हाल में बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखते होंगे। जब परीक्षा के दौरान आप एंट्री करते हैं तो कोई सदस्य क्या करता है? चेकिंग करता है, कोई एडमिट कार्ड को चेक करता है, कोई आपको फिक्सिंग करता है, आपको कोई नकल सामग्री तो नहीं लिए हैं। तो मनुष्य तो एक ही है, लेकिन सबकी भूमिका अलग अलग है। कोई एडमिट कार्ड चेक कर रहा है, कोई आपकी पहचान चेक कर रहा है, कोई आपके नकल सामग्री चेक कर रहा है। व्यक्ति एक है लेकिन सबकी भूमिका अलग अलग होती है। उसी तरह से आप थोड़ा सा लेवल को उच्च रखें तो आप जैसे प्रिंसिपल को देख सकते हैं,
फिर उसके बाद इंचार्ज को देख सकते हैं, डायरेक्टर को देख सकते हैं। तो आप इसको बहुत सरल अपने सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि इंसान तो एक ही है लेकिन सबकी भूमिका अलग अलग होती है। टीचर तो समान होते हैं लेकिन सब अलग अलग विषय आपको पढ़ाते हैं और सबकी भूमिका भी अलग होती है। तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम पेड़ पौधे की परिप्रेक्ष्य में समझ लें। पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं की भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता इत्यादि करते हैं। अब देखिए, जो पेड़ होते हैं और जो पक्षी होते हैं या फिर जंतु होते हैं, उन सबका भोजन भी अलग होता है और सबका रहने का स्थान भी अलग होता है। अब आप एक पक्षी को कह दें कि चलिए आप एक रूम में केवल आप वहीं सरवाइव करिए, अपना जीवन को यहीं सरवाइव कर लीजिए, तो उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल होगा। आप एक घोड़े को कह दीजिए कि आप सिर्फ जंगल में रह सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका खान पान अलग होता है, उनके रहने सहने के तरीके अलग होते हैं। उसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं उनके भोजन अलग होते हैं, उनके जो आकार होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो जंतु होते हैं वो फल को खाने के बाद वो क्या करते हैं, उसको फैलाने में मदद करते हैं। और कभी कभी आप देखते होंगे, गांव में जाते होंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ जो बने, जैसे आम का पेड़ बहुत देखे होंगे, उसको हम लगाए भी नहीं लेकिन वो जो पौधा के रूप में उगता हुआ धीरे धीरे वो पेड़ का आकार ले लिया है। वो पेड़ को तो कोई लगाया नहीं था, वो क्या हुआ था, सिर्फ किसी ने क्या किया था, आम को खाया था और उसके जो बीज को क्या कर दिया था, फेंक दिया था। या बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसको हम बहुत सारे बीज देते हैं और वो खाते हैं, इधर उधर क्या हो जाता है, फैल जाता है। जब इधर उधर फैल जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, मिट्टी में दबकर मिट्टी में धीरे धीरे क्या होता है, वो विकसित होता है। वहां से वो क्या करता है, खनिज को लेता है, जो भी उसके लिए उर्वरक शक्ति होती है उसको लेता है और वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जब वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ना शुरू कर देता है तो आप एक दिन देख पाएंगे छोटा सा हमको पौधा दिखाई देखने को मिलता है। जब छोटा सा पौधा दिखाई देखने को मिलता है हमको, तो हम उसको क्या करते हैं, देखभाल शुरू कर देते हैं और वो एक आपको अंत में फल के रूप में देखने को मिलता है। आप उनसे फल फूल ये सारी चीजें प्राप्त करते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे कठोर कष्टी लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। अब देखिए, ये लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। बहुत सारे पौधे होते हैं लेकिन सारे पौधे एक जैसे नहीं होते। जैसे सागौन का जो पेड़ होता है वो अलग प्रकार का होता है, आम का, इमली का, जामुन का, इन सब का पेड़ अलग होता है। किसी पेड़ का जो तना होता है वो मोटा होता है, लेकिन किसी किसी का पेड़ जो का तना मोटा नहीं होता, कोमल होता है। ठीक है। किसी किसी की जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है, लेकिन किसी किसी की लकड़ी दिखाई देने में तो मोटी होती है लेकिन वो कमजोर होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जो जामुन का पेड़ होता है देखने में तो मोटा होता है लेकिन उसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही कमजोर होती है। लेकिन सागौन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सागौन का पेड़ बहुत लंबा होता है, ऊंचाई तक जाता है। लेकिन जामुन का पेड़ जो होता है वो फैल जाता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता है। तो ये हमको विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं जो उनके तना मोटा होता है, ऊंचाई तक जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ यहां तक अपना ग्रोथ करते हैं और इसके मुकाबले क्या होता है, ये छोटा होता है, फैला हुआ होता है, इनकी टहनियां कमजोर होती हैं, लताएं उतनी ज्यादा फैल जाती हैं कि ये बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये क्या होता है, अनुकूलन के अनुसार होता है। ठीक है। एक मिनट। चलिए थोड़ा सा कुछ, चलिए हम
कुछ पौधे के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्राय इस प्रकार के पौधे अनेक भूरे रंग के कष्टीय लकड़ी तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, ये आप अगर इस चित्र को देख पाए, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या होते हैं, भूमि से निकलते हैं और तुरंत फैलना शुरू कर देते हैं। जब कोई पौधा भूमि से निकलकर उनके जो कष्टी भाग होते हैं, मतलब कि मान लीजिए ये वाला भाग, ठीक है, अगर ये वाला भाग बहुत ज्यादा क्या होता है, ऊंचाई तक नहीं जाता है, आपने देखा होगा कि ये क्या कहलाता है, पेड़ कहलाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ये भूमि होती है और यहीं से निकलकर हमारा क्या होता है, ये फैलना शुरू कर देते हैं। इनकी जो टहनियां होती है बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा ये फैल जाती हैं, तो ये क्या होते हैं, ऊंचाई तक भी नहीं जाते हैं। और जब ऊंचाई तक भी नहीं जाते हैं, ज्यादा फैल जाते हैं, इनकी टहनियां मोटी नहीं होती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, झाड़ी या पौधे कहलाते हैं। ठीक है, यहां लिखा भी है, देखिए, तने जो भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं, ये तने कठोर निकट वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते, ऐसे को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे गुलाब का पौधा ले लीजिए, आप देखे होंगे, आप सबने देखा होगा गुलाब का पौधा कैसा होता है। ठीक है, चलिए, कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल और हरे होते हैं, इनके शाख कहा जाता है। अब देखिए, यहां से प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, शाख किसे कहा जाता है, यह हमको ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा कि जिन पौधे के छोटे आकार के क्या होते हैं, तने होते हैं और कोमल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दे देगा पेड़, झाड़ी, शाख, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने इन सब चीजों का सामना नहीं किया होगा, इन सब चीजों को पढ़े नहीं होंगे विस्तार से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब इसको हम एक दो बार पढ़े होते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, इस चीज को हमने पढ़ा था, तो आप वहां एनिमुलेट कर पाएंगे, ऑप्शन को क्या कर पाएंगे, कट करके उसको हम क्या कर देंगे, सही कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं और इनके तने जो होते हैं कोमल होते हैं, मोटे नहीं होते हैं, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, ऐसे पौधों को हम शाक कहा जाता है। जैसे आप टमाटर का पौधा यहाँ देख पा रहे होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, शाक कहते हैं। तो आप पेड़, जिसे हम वृक्ष के नाम से पढ़े, झाड़ी के नाम से जो हमने डिटेल में जाना, और शाक, ये तीनों चीजें आपने समझ गए होंगे। अब यहां से हमको प्रश्न चाहे जैसे भी बना दे, वो हम कर पाएंगे। ठीक है, कुछ पौधे तने दुर्बल होते हैं और उनके ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए विशेष आवश्यकता होती है, इन्हें आरोही लता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और हो सकता है कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठे, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे कि हाँ, इसको हम वन लाइनर में लिख सकते हैं, तो आप अपने अनुसार उस चीज को लिख लीजिए। जब आप पढ़े हुए होंगे और उसको क्या करेंगे, जब पढ़ चुके होंगे और जब रिवाइज करेंगे, तो वो सारी चीजें आप में बहुत मददगार होगी। ठीक है, अब देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो, जैसे एक छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा होता है और चलने में असहाय होता है, उसको एक सहारे की जरूरत होती है। उसकी जो माँ होती है उसको अंगुली पकड़कर चलाने की कोशिश करती है कि ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो ये चल पाएगा। उसी तरह से कुछ पौधे भी होते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कुछ तने क्या होते हैं, इतने दुर्बल होते हैं कि उनको ऊपर चढ़ने की शक्ति नहीं होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्जीव हो गए हैं, वो उनका क्या है, ऐसे है ही है, वो उनके ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। अब आपने बहुत सारे ऐसे पौधा देखा होगा जो हमने क्या कर दिए होते हैं, गांव में जाकर लगाए हुए होते हैं, और उसको ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे हम घरों की सजावट के लिए जो गेट पे पौधे लगाए होते हैं, उसको हम बहुत सारे ऐसे धागों से या बहुत सारे ऐसे चीजों से बांध देते हैं, जो उसी में सर्पिलाकार, उसी में लिपटता हुआ वो आगे बढ़ता है और उसी के सहारे जाकर वो पूरा फैल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, आरोही लता कहते हैं। कुछ पौधे की भूमि सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और उनको विसर्पी लता कहते हैं। तो यहां से अगर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, यह प्रश्न बन सकता है कि जिनके पौधे दुर्बल होते हैं या तने दुर्बल होते हैं और उनको चढ़ने के लिए सहारा दिया जाता है, उन पौधों को क्या कहा जाता है। विकल्प में हमको यही सब दिया जाएगा, तो हमको क्या बताना है, आरोही लता बताना है। और फिर से दूसरा क्वेश्चन ये बना सकता है कि जो पौधा भूमि की सतह पर फैलकर, भूमि पे सतह के फैलकर चढ़ते हैं या फैलते हैं, उससे क्या कहा जाता है, तो उसे हम विसर्पी लता कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर इंग्लिश में हमको कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में हमको ये विसर्पी लता ना देकर ये क्रीपर टाइप को हमको दे दिया जाता है,
अब आपको दोनों नाम यहाँ रखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमको जब दोनों नाम दिया गया है तो दोनों नाम हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन सब की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर इन सब की विशेषताएं होती है तो यहाँ देख पा रहे होंगे लताओं में खुद से खड़े रहने की क्षमता नहीं होती है। अब ये बताइए, जब किसी को सहारा दिया जा रहा है तो इसका सही सा मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि वो खुद उस चीज के लिए क्षमता नहीं है उसके पास, तभी ना उसको सहारा दिया जा रहा है। तो इनके पास खुद खड़े होने की क्षमता नहीं होती है। ये सहारे जैसे दीवार, खंभा, पेड़, रस्सी आदि का उपयोग करके ये क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। इन्हें अक्सर कांटे, कुंडल या चूफड़ चिपकने वाले पैड्स होते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। आप यहां से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर आरोही लता के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अगर हमसे कभी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी लता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि मटर या टमाटर ये किस तरह के पौधे के में आते हैं, तो हमको बता देना है। पौधे के नाम यहाँ लिखा गया है और किस चीज के लिए चढ़ते हैं, तो मटर कुंडलियों से, अंगूर कुंडलियों से, और गुलमोहर बेल जो होता है वो दीवार या जाली से के सहारे चढ़ते हैं। ठीक है, आप पौधों की अब देखिए थोड़ा सा, अब हमने अभी तक वृक्ष, शाख, झाड़ी और ये सारी बातें हमने करी, इन सब चीजों की हमने जाना। अब हम बात कर लेते हैं शिराएं के बारे में या पत्ती के बारे में। पौधे की पत्तियों में पतली शिराएं देख सकते हैं, इन पतलियों की रेखाएं शिराएं कहलाती हैं। अब देखिए जो पतली की जो क्या होती है, छोटी छोटी रेखाएं। अब देखिए ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब सिराएं याद रखना है आपको, सिराएं क्या होती हैं, क्योंकि आगे हमको बहुत सारी चीजें पढ़ना है। इन पतली रेखाओं के, अब यहां देखे होंगे कि ये जो पतली पतली रेखाएं होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। ठीक है, शिरा कहते हैं। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग बताएं शिरा विन्यास और शिरा में क्या अंतर होता है। ठीक है, सिराओं द्वारा पैटर्न को शिरा विन्यास कहा जाता है। अब आपके मन में अगर ये चीजें आ रही कि शिराएं क्या होती हैं और शिरा विन्यास क्या होती हैं, तो आप इस बात को समझ गए होंगे शिरा या शिरा विन्यास अलग अलग है या एक है। ठीक है, यहां से देखते होंगे कि ये वाला जो भाग होता है, जैसे ये एक हमने पत्ती को बनाया। ठीक है, ये जो भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा, इस भाग को हम क्या कहेंगे, शिरा कहेंगे। ठीक है, और ये जो मोटा सा दिख रहा होगा ये वाला भाग, इसे हम मध्य शिरा कहते हैं, मध्य शिरा। ठीक है, और ये यहां से जो जिसमें लगा हुआ होता है, जैसे ये वाला भाग, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पर्ण आधार कहते हैं। सॉरी। ठीक है, अब देखिए पत्तियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। आपने पत्तियों को देखा होगा, कुछ इस प्रकार की पत्ती होती है, ठीक है, और एक होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो बाहर की ओर क्या होती, कटी होती है। जब हम पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो इन दोनों पत्तियों के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। अभी फिलहाल में जो चैप्टर में दिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। कुछ पत्तियां मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न हम देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे गुड़हल की पत्ती। अब देखिए ये वाला जो भाग है ये गुड़हल की पत्ती है। अब हमसे ये कह रहा है कि कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा। अब मध्य शिरा आपने मैंने बताया कि क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, मध्य शिरा होता है। ठीक है, मध्य शिरा होता है और दोनों शिराओं का एक जाल जैसा होता है। अब देखिए दोनों शिराओं के बीच में क्या होता है, एक जाल जैसा होता है, और इसके बीच में भी क्या होता है, ऐसे बना होता है, और इसके इसके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास कहा जाता है। ठीक है, अब उदाहरण में जो गुड़हल का फूल होता है उसकी पत्ती को आप देखिएगा, वहां से पता चल जाएगा। तो हमने थोड़ा सा जानकारी लिया पत्ती के बारे में, पत्ती में शिरा क्या होता है, शिरा विन्यास क्या होता है, ये चीजें हमने जान लिया है, क्योंकि हमारे जो बुक में है वो इतनी ही चीजें दी गई हैं। जब हम पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से जानेंगे पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं,
कहाँ से ये अपना भोजन का निर्माण करती है, कहाँ से ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं जड़ के बारे में जानते हैं। जब जड़ के बारे में जानते हैं तो आप इन सब चीजों से अवगत होंगे जड़ कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब जड़ का पहला भाग आता है मुसला जड़। जो जड़ ऊपर से मोटी और नीचे से पतली होती है और देखने में क्या होती है, मूसल जैसे। अब मूसल जैसे क्या होती है, आपने देखा होगा सभी के घरों में या किसी किसी के घरों में पहले ओखली होती थी। ओखली क्या होती है, कुछ अगर आप अनुमान लगा पाए तो कुछ इस प्रकार से होता था, और यहाँ क्या होता है, चौड़ा होता है। उसे हम क्या करते हैं, किसी चीज को कूटने का काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, जिनकी जड़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुसला जड़ कहते हैं। जैसे मुलेठी होता है, मुलेठी का क्या होता है, मुसला जड़ होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इस प्रकार के जो जड़ होती है वो खाना क्या करती है, जमा करती है। खाना जमा करती है, इसका मतलब ये होता है कि अपने भोजन को पहले क्या करती है, संरक्षित करती है, भंडारण करती है, फिर उसके बाद थोड़ा 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 करके ये क्या करती है, अपनी ऊर्जा में बदलती है। और इसके कार्य के बारे में बात करें कि मुसला जड़ का कार्य क्या होता है, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मुसला जड़, ठीक है, जो मुसला जड़ होती है, मुसला जड़ के बारे में पूछ लिया जाता है और हमको ऑप्शन में दे दिया जाता है, जितने भी जड़ होते हैं दे दिया जाता है। ठीक है, और उस जड़ में हमको बताना पड़ता है कि ये इसका काम होता है। जैसे बता दिया जाए भोजन संग्रहण करती है, अब आपसे विकल्प में दे दिया जाएगा जितने भी जड़ होते हैं, और प्रश्न बना देगा कि भोजन संरक्षण या भोजन को जमा करने का काम कौन सी जड़ करती है। तो जब आप पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे इसके बारे में, तो आप उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। भोजन को क्या करती है, संग्रहण करती है। ठीक है, पौधों को विपरीत परिस्थितियों में जीवन बनाए रखने में क्या करती है, सहायता रखती है। अब देखिए, जब कोई चीजें भोजन को ग्रहण करेगी, जमा करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे की ओर वो क्या कर रही है, सोच रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं, आपके पास घर से एक लिमिटेड पैसा आता होगा। जब कोई चीजें लिमिटेड पैसा आती है तो आप उसी में से सब कुछ खर्च करते हैं, अपने रूम, अपना, ये सारी चीजें खर्च करते हैं। लेकिन साइड में आप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, और उस जमाए हुए पैसे को, बचाए हुए पैसे को क्या करते हैं कि अन्य जगह खर्च करते हैं, यहाँ सोचकर कि हमको जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम इस पैसे को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। उसी तरह से यह जड़ भी काम करती है। जड़ क्या करती है, पहले भोजन को क्या करेगी, इकट्ठा कर लेगी, और जब इकट्ठा कर लेगी तो किसी विपरीत परिस्थिति में ये जीवन को क्या करती है, चलाने के लिए उसका उपयोग करती है। ठीक है, जमीन की गहराई तक जाकर पानी खनिज तत्वों को अवशोषित करती है। जमीन की गहराई तक जाती है और क्या करती है, पानी को अवशोषित करती है, मतलब सोखती है, और क्या करती है, ये खनिज तत्वों को अवशोषित करती है, जितने भी इसके पोषक आहार होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे झकड़ा जड़। पौधे की जड़ समान माप की पतली जड़ों की गुच्छों के रूप में दिखाई देती है। इसकी जड़ कैसे होती है, गुच्छों के रूप में होती है। ठीक है, गुच्छों के रूप में हमको दिखाई देती है। जो तने आधार से निकलती है, इसकी जो तने होती हैं वो कहां से निकलती है, आधार से निकलती हैं, और ऐसे जड़ जो होते हैं इसको हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो इस प्रकार के पौधे होते हैं, ये इस प्रकार के जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, झगड़ा या रेशेदार होती है। अगर इसके कार्य के बारे में बात करें तो पौधे की जमीन में क्या करती है, पकड़ के रखती है। अब थोड़ा सा सोचिए, अब दोनों जड़ों को मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं आपको, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूं। देखिए, जब हम दोनों जड़ों के बीच में अगर थोड़ा सा देखें, जो मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, यह क्या है, जमीन है। अब इसकी जो जड़ें हैं सीधी 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 ऐसे लगी हुई हैं। ठीक है, इसकी जड़ें सीधी लगी हुई हैं। तो इनकी जो जड़ें सीधी लगी हुई हैं, इनका जो क्षेत्रफल है इतना ही है। जब क्षेत्रफल कम होगा, मैथ में आप पढ़े होंगे, जब क्षेत्रफल कम होता है तो किसी चीज की पकड़ क्या होती है, कम होती है। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए ये रिमोट ही है, मान लीजिए बहुत ही सॉफ्ट है, कुछ पल के लिए मान लीजिए। अब इसका जो निब है, जो पॉइंट है, इसका जो क्षेत्रफल क्या है, कम है, नुकीला है।
अगर हम किसी चीज में इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, दबाएंगे इसको, तो ये हो सकता है उसके अंदर चली जाए। लेकिन इसके उल्टे साइड को देखें तो इसका क्षेत्रफल इसके मुकाबले में क्या है, इसके मुकाबले में ज्यादा है। इसको जब हम किसी के अंदर प्रेस करेंगे या फिर इसको हम दबाएंगे तो इसका जो क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से ये अंदर नहीं जाता है। उसी प्रकार से जो जड़ें होती है, अब मान लीजिए ये जमीन है, ये जो जड़ें हैं इस प्रकार की जड़ें, इस प्रकार की जड़ें, अब ये क्षेत्रफल क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया। जब क्षेत्रफल इसका ज्यादा हो गया है तो इसका जो क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से इनकी जड़ें क्या हो जाती हैं, पकड़ में मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, चलिए ये पौधों को क्या कर रखती है, जमीन में पकड़ कर रखती है। मैंने आप इस चीज को समझाया बहुत अच्छे से, पानी और खनिज को मिट्टी में अवशोषित करती है ये जो जड़ें होती है। अब देखिए जब क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, जब कोई चीजें इतने में है, जमीन के अंदर इतने में है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका जड़ है, तो जितना भी भोजन मिलेगा इसको यहां से मिलेगा, इतने क्षेत्र से मिलेगा। लेकिन जब इसका क्षेत्र क्या है, ज्यादा है, तो इसका भोजन ज्यादा क्षेत्र में मिलेगा। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको एक बहुत ही सरल भाषा में समझा दे रहा हूं। जैसे आप क्या होते हैं, एक संयुक्त परिवार होता है, एक एकल परिवार होता है। जो संयुक्त परिवार होता है वो क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ रूम पे रहते हैं, रूम से गए घर, जब रूम से गए घर तो जो संयुक्त परिवार होता है, हो सकता है आपकी आंटी के यहाँ से, आपके यहाँ से, कहीं से भी खाना मिल सकता है, आपको कहीं से भी कोई भी चीजें मिल सकती हैं। आपके अंकल से कोई चीजें मिल गई, आपके पापा से कोई चीजें मिल गई, आपके दादाजी से कोई चीजें मिल गई। लेकिन जिनका एकल परिवार है वो जब रूम से यहाँ घर जाएंगे तो वो सिर्फ अपने माँ बाप पर ही निर्भर रहेंगे कि हम हमारे घर में जो उपस्थित है उसी से हमको सब कुछ मिलेगा। तो जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा, उसको क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से उसका जो आहार है वो ज्यादा मिलेगा। जिसका क्षेत्रफल कम है उसका जो आहार है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। हल्की मिट्टी में जल्द फैल जाती है और जिससे पौधा जल्दी बढ़ने लगता है। ये क्या होता है, जब आपको, अब मान लीजिए आप बहुत सारी जगह से खाना मिल रहा है, तो अब बहुत सारी जगह से अगर खाना मिल रहा है आपको, तो आपकी पकड़ मजबूत होगी, आपकी बॉडी मजबूत होगी, आप बिल्कुल से हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। और अब क्या हो जाएंगे, जब हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, एकदम स्वस्थ दिखेंगे, तो क्या होंगे, मतलब कि क्या है, आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खा पी रहे हैं। तो इसी तरह से ये जड़ क्या होती है, जब अच्छी जगह से कई सारी चीजें ले रहा है तो ये क्या होती है, इसकी पकड़ भी मजबूत होती है, फैली भी हुई होती है, मजबूत भी होती है। कुछ पौधों में ये भोजन संग्रह का भी कार्य करती है, जैसे प्याज और अदरक। ठीक है, प्याज और अदरक, ये उदाहरण भी हमको साथ में याद रखते हुए चलना है, क्योंकि हमसे कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भोजन संग्रहण करने का भी क्या करती है, कार्य करती है। सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें मुसला जड़ें होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमको याद रखने के लिए ये चीजें याद रख लेना है कि जो जालिका रूपी शिरा विन्यास, अब मैंने आपको पहले बता दिया शिरा विन्यास क्या होती है। ठीक है, शिरा विन्यास जो होता है उनमें मुसला जड़ें होती है। तो अब इस चीज को हम देख सकते हैं कि जिसमें क्या होती है, मुसला जड़ें जो होती हैं वो क्या होती है, शिरा विन्यास वाली जो जालिका रूपी क्या होती है, पत्तियां होती हैं। आप पत्तियों को देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये कौन सा जड़ है इसके अंदर। जबकि जिनमें समांतर शिरा विन्यास होता है उनमें झकड़ा जड़ें होती हैं, जो समांतर होता है। ठीक है, चने का पौधा मुसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देख गेहूं का पौधा झकड़ा जड़ें होती है। अब पत्तियां, जैसे अब गेहूं की पत्तियां क्या होती है, लंबी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, लंबी सी होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन कुछ क्या होती हैं, ऐसे होती हैं। जब आप इसको आप इसको हाथ में देखेंगे, जब इसको अलग करेंगे तो बहुत जल्दी टूट जाती है। ठीक है, तो यहां से भी आप पहचान कर सकते हैं अपने हाथ से, जो गेहूं का पौधा होता है वो क्या होती है, झगड़ा जड़ें होती हैं और पत्तियां समांतर शिरा विन्यास का उदाहरण होती हैं। तो कभी कभी हमसे ये पूछ लिया जाता है कि जो गेहूं का पौधा होता है उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें जो विन्यास होता है, उनकी जो पत्तियां में होती हैं वो कौन सा होते हैं, तो हमको बता देना है कि समांतर शिरा विन्यास होती है उसमें। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चने के बीज में अपने बीज का आवरण, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, अभी तक हमने सारी चीजें जड़ के बारे में जानी है, अब थोड़ा सा हम जानेंगे बीज के बारे में। बीज के बारे में अगर हम बात करें तो चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर दो भागों में विभक्त हो जाता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बीज होते हैं जब उसको आप हाथ में लेंगे, जब उसको आप खोलेंगे तो दो भागों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो जो दो भागों में विभक्त हो जाए वो क्या हो जाएगा, दो बीजी हो जाएगा। जो अलग ना हो वो क्या हो जाएगा, एक बीजी हो जाएगा। ठीक है, अपने बीज आवरण के अंदर दो भाग विभक्त होते हैं, प्रत्येक भाग को बीजपत्र। अब देखिए अब कोई भी ये बीज है, बीज को जब हम दो भागों में देख पाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बीजी पत्र कहेंगे। प्रत्येक भाग को, ये मान लीजिए आपका बीज है, बीज को हमने अलग कर दिया तो एक भाग ये पहले भाग में हो गया, ये दूसरे भाग में हो गया। जब दो भागों में विभक्त हो गया है तो इसको हम क्या कहेंगे, बीज पत्र कहेंगे या कॉटिलीडन कहेंगे। कभी कभी हमको ऑप्शन में हिंदी में ना देकर इंग्लिश में दे दिया होता है और हम क्या हो जाते हैं, आते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं। जब आते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हमने इसको ध्यान से पढ़ा नहीं, उसी बीज पत्र की इंग्लिश दे दी गई है। ठीक है, जिन पौधों के बीजों में दो बीज पत्र हो तो उन्हें द्विबीजी या डाइकोटिलेडन्स या डाइकॉट कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है। अब पतला बीज पत्र का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमने उस बीज को लिया, उस बीज को दो भागों में तोड़ा और जो दो भी तोड़ा नहीं वो अलग हो गया। ठीक है, जब दो भागों में अलग हो गया तो उसी को हम क्या कहेंगे, बीज पत्र कहेंगे। ऐसे बीज पत्र वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, एक बीजी पत्र कहते हैं या मोनोकॉटिलीडन्स कहते हैं या मोनोकॉट कहते हैं। ठीक, तो हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलना है, ये सारी चीजें हमको देखते हुए चलना है, कहां चीजें हमसे कहां पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए द्विबीजी पत्रों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। तो अब ध्यान से रखिएगा, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। जो दो बीजी पत्र होते हैं, जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास होते हैं। सीधा से हमसे पूछ लिया जाएगा दो बीजी पौधे में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है और हमको ये बताना पड़ेगा, जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है और मुसला जड़ तंत्र होता है। तो यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं, मुसला जड़ तंत्र से पूछा जा सकता है और जालिका रूपी शिरा विन्यास से पूछा जा सकता है। जबकि एक बीजी पौधों में समांतर शिरा विन्यास और झगड़ा जड़ होता है। एक बीजी पत्र में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस चीज को मेरे कहने से आप लिख लीजिएगा क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो ये आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, एक बीजी पत्र और द्विबीजी पत्र के बारे में ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब एक बीजी जिसे हम मोनोकॉट कहते हैं, इनमें केवल एक बीज पत्र होता है। उदाहरण जैसे चावल, गेहूं, मक्का, प्याज, ये सारे क्या होते हैं, एक बीजी होते हैं। और द्विबीजी जिसे हम डाइकॉट कहते हैं, ये दो बीजी पत्र होते हैं। इनमें जैसे मटर हो गया, सेम हो गया, मूंगफली, टमाटर, आम, सेब इत्यादि, ये सारे क्या होते हैं, द्विबीजी पत्र होते हैं। चलिए, अब एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे ऐसे फैक्ट लिखे हुए हैं जो हमको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। सीधा सीधा कैसे पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा पहले से आप जान लीजिए। डॉक्टर जानकी अम्मल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी। अब देखिए ये सारी चीजें क्या होती है, जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तभी आप मिल पाएगा। नहीं हो सकता है आप इसको जीके जीएस में कभी पढ़ पाए तो पढ़ पाए, लेकिन सीधा सीधा ये क्या है, इसी तरह से हूबहू वैज्ञानिक परिचय के दिया हुआ होता है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। जानकी अम्मल, जिनका जन्म 1897 और मृत्यु 1984 में, एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। ये लाइन को याद रखिएगा, जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता किया। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए यहां से दो प्रश्न आपके बनेंगे कि जो जानकी अम्मल है वो कौन थी, तो वनस्पति शास्त्री थी। फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछेगा साइलेंट वैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो जानकी अम्मल को नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यहां से पूछा जा सकता है। तो आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। अब डॉक्टर जानकी अम्मल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं ये कौन, ए, बी, सी या डी।
इनकी सफलता की कहानी के थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी जो सफलता की कहानी होती है वो होती है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, या केरल के पालक्काड जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। साइलेंट वैली, अब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि साइलेंट वैली किससे संबंधित है, कि या फिर किस राज्य से संबंधित है। जब आप पूछ लिया जाएगा साइलेंट वैली किस राज्य से संबंधित है, तो जब आप यहां से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो केरल हमको पहली ही लाइन में मिल जाती है। जब केरल पहली ही लाइन में मिल गई तो क्यों नहीं इसका आंसर हम बता पाएंगे। यह अछूते सुंदर आजाद सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता का संरक्षित करने के विषय में होता है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन अमेजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था, जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कतिपुंडा नदी के, अब ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट करके रखिएगा, जो संघर्ष हुआ था कुंतीपुड़ा नदी के समीप हुआ था। मैंने सिर्फ आपके सहूलियत के लिए सिर्फ एक प्रश्न यहां लिया है, बाकी प्रश्न यहां से इस तरह से बनाए जा सकते हैं कि जो साइलेंट वैली है किस नदी के समीप ये हुआ था। तो ये कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों के जारी रहा। उस समय लोगों का व्यापक जागरूक कार्यक्रम, संपादक पत्र, समाचार पत्र लेखनों और सेमिनार के अन्य याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार की यह आंदोलन साइलेंट वैली के नाम से सफल रहा। अब थोड़ा सा एक अन्य जानकारी अगर लेना चाहें तो आप इसका वर्ग बताएं। अगर वर्ग के बारे में बात करें तो ये इतना वर्ग है, वर्ग 89 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 8 चलिए ये वर्ग किलोमीटर आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमसे बहुत सारी चीजें ऐसी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। चलिए अब वनस्पति परिवेश में पौधे और जंतु। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कभी कभी हमसे ये पूछ लिया जाता है इसे घोषित कब किया गया, ठीक है, तो 1984 में, ठीक है, 1984 में। चलिए कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया, इंपॉर्टेंट है ये और नोट करके रखिएगा। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा होगा। अब देखिए क्या होता है कि जो राजस्थान साइड है उनमें बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, मैक्सिमम ऐसे पौधे होते हैं जो कटीली होती है, छोटे पौधे होते हैं, कटीली होती है। तो वही हमसे कह रहा है कि राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मसल तनी नागफने के पौधे देखा। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार, अब देखिए हिमाचल प्रदेश में देवदार के वृक्षों का देखा। अब आपसे सीधा प्रश्न यहां से उठ सकता है, ठीक है। साथ ही उसने यह भी बताया कि वृक्ष स्वंकाकार होते हैं। तो देवदार का वृक्ष कैसा होता है, स्वंकाकार होता है। तो दो प्रश्न यहां से मिलेंगे, इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं, ठीक है। मरुस्थल क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध होता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अधिक ठंडे होते हैं। अब देखिए मरुस्थल जो होता है, जब क्या होता है, मान लीजिए ये रेत है, जब सूर्य की रोशनी क्या होती है, यहाँ पड़ती है, सूर्य की रोशनी जब यहाँ पड़ेगी तो ये रेत क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब रेत गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, मरुस्थल दिन में क्या हो जाएगा, अधिक गर्म हो जाएगा। जब ये सूरज क्या हो जाएगा, ढल जाएगा, तो यही रेत धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जब रेत ठंडा हो जाएगा तो इसके आसपास के क्षेत्र भी ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी, अब यहां से प्रश्न पूछ सकता है, दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंडी वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब दिन में गर्मी होगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे साइबेरियन पक्षी की तरह, ठीक है। अब क्या होता है, जब अत्यधिक चाहे ठंड हो चाहे अत्यधिक क्या हो, गर्मी हो, उनके लिए वो एडेप्टेशन है, वो उस एडेप्टेशन को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस अनुकूलन को स्वीकार करते हैं और वहां
उस तरीके से रहते हैं, चाहे वो किसी कोई जीव के बारे में कह लीजिए, चाहे आप कोई पक्षी या कोई आप पेड़ पौधे के बारे में बात कर लें। ठीक है, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे के मसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, वहां पानी तो इतना पाया नहीं जाता है कि तुरंत तुरंत उनको पानी मिल जाता है, तो वो ऐसे जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, उनकी जो मसल होती है, उनकी जो जल को क्या करती है, संग्रहित करती है, इकट्ठा करती है और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों में सहन करने की क्या करती है, शक्ति देती है। अब मान लीजिए जल उनको मिला, जल जब मिला तो वो क्या कर ली, संग्रहित कर ली, भंडारण कर ली, रख ली अपने पास। और जब उनको अत्यधिक ऊर्जा कहां से, सूर्य की ऊर्जा या सूर्य की जो रोशनी उस पर पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, तो बहुत ज्यादा क्या होती है, वही जल इसको सहायता प्रदान करती है। ये लाइन समझ गए होंगे। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होता है। अब जाहिर सी बात है, जब बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो वहां हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो ऐसी जगह जैसे कश्मीर है, लद्दाख है, इन सारी जगहों पे जो क्या होते हैं, पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे ही उस पे क्या होती है, हिम गिरती है, वो क्या हो जाते हैं, नीचे फिसल कर नीचे चली आती है, पत्तियों पे पड़ती है, नीचे चली आती है। ठीक है, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंखाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं आसानी से ऐसा कर पाने में सक्षम होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हिमपाती वाले जगह होते हैं या हिमपाती वाली जगह पे जो भी क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, वो शंक्वाकार होते हैं। देवदार का जैसे एक वृक्ष का उदाहरण ले सकते हैं। इनकी जो बनावट होती है, फिसलन होती है, मतलब कि इन पर जो भी चीजें गिरती हैं वो क्या हो जाती है, फिसल कर नीचे चली आती हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं गर्म मरुस्थल के ऊंट और ठंड मरुस्थल के ऊंट के बारे में। जब गर्म मरुस्थल के और ठंडे मरुस्थल के ऊंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज हमको देखने को मिलती है जो गर्म और ठंडे के मरुस्थल में ऊंट जो होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जब विभिन्नता पाई जाती है तो जैसे गर्म मरुस्थल के ऊंट के पैर क्या होते हैं, लंबे होते हैं, जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया कि ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊंटों की रेतीली मरुस्थल में रेत में धंसे चलने में सहायता करते। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल में ऊंटों की ऊंचाई और पैर गर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए ठंडे मौसम के जो ऊंट होते हैं उनके जो क्या होते हैं, ऊंचाई जो होते हैं और पैर जो होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म मरुस्थल के ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं। तो तुलना आप देख पाएंगे, इनके जो होते हैं वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, गद्देदार होते हैं, और जो ठंडे वाले भाग होते हैं उनके क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जब समझ पाएंगे कि जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो क्या होगा, अंदर कम धंस पाएगा। जब अंदर कम धंस पाएगा तो इनको पैर को उठाने में क्या होगा, आसानी होगी। आप एग्जांपल के तौर पर समझ सके, आप अपना खुद उदाहरण लीजिए। जैसे आप एक बालू में देखते होंगे, बालू में जब हमारा पैर अंदर धंस जाता है तो जब हम चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नदियों में आप गए होंगे, ठीक है, तो जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो उतनी तेज में नहीं चल पाते हैं जितनी तेज में हम थल या फिर ऐसे जमीन पर चल पाते हैं। तो जब आपका पैर क्या हो गया, नीचे धंस गया है बालू में, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना अंदर आपका पैर धंसा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, इनका जो पैर होता है वो क्या होगा, चौड़ा होगा। जब चौड़ा होगा तो इनका पैर नीचे कम धंस पाएगा, और जब नीचे कम धंस पाएगा तो वो आसानी से क्या कर पाएंगे, चल पाएंगे। और साथ ही साथ इनके पैर क्या होते हैं, गद्देदार होते हैं, तो और आसानी इनको हो जाती है। और इनके क्या होते हैं, जो कुबड़ होते हैं, एक होते हैं। और ये जो होते हैं, इस तरह के जो लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट हैं, उनके जो कुबड़ होते हैं वो दो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एक तुलना ये कर सकते हैं, इनके जो बाल होते हैं बहुत ही कम होते हैं, और इनके जो बाल होते हैं इनकी तुलना में बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। ये दो अंतर। और एक अंतर ये कि इनके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो खुर होते हैं वो कम क्षेत्रफल जगह लेता है, पतले होते हैं इनकी तुलना में, तो वो अंदर घुस पाते हैं, अंदर धंस पाते हैं।
और जब अंदर धंस पाते हैं तो वो चलने में आसानी होती है इनके ठंडे मरुस्थल के अनुसार, ठंडी जगह पे। साथ ही साथ ये जो ऊंट होते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। ठंड की बात करें और गर्मी की बात करें तो +40 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी इनकी सहन शक्ति है। साथ ही साथ अगर मन में आपके ये आ रहा है कि किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में पाए जाते हैं। साथ ही साथ एक अन्य जानकारी ले लीजिए, ये जैसे चीन में और मंगोलिया जैसे क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। मंगोलिया जैसे क्षेत्र में, चीन जैसे क्षेत्र में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। मरुस्थलीय परिस्थिति में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होते। अब जाहिर सी बात है, जहां पानी की कमी होगी वहां भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पेड़ पौधे उतनी मात्रा में नहीं हो पाते हैं जितनी मात्रा में हम अपने उत्तर प्रदेश साइड या अन्य जगहों पर देख पाते हैं। ठीक है, ऊंट अपने कुबड़ में भोजन को संचित करते हैं, मगर मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊंट को एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रखने में सहायता करता है। अब देखिए, जो कुबड़ होते हैं, कुबड़ जो होते हैं वो आपने जीके जीएस में पढ़ा होगा कि ऊंट बहुत दिन तक पानी नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? क्योंकि जो कुबड़ होता है वो क्या करते हैं, कुबड़ में अपने भोजन को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे करके उसी में से अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊंटों में 2 कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं। अब जो कुबड़ जो होते हैं, ये कुबड़ जो सर्दी के मौसम में क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और अधिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाते और उस समय उन्हें कुबड़ में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। अब क्या होता है, जब कोई चीजें छोटी हो जाएंगी, तो उसमें संरक्षित करने की जगह कम हो जाएगी। जब संरक्षित करने की जगह कम हो जाएगी तो उसमें भोजन क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा आपको मिलने वाला था 7 दिन वो हो गया 5 दिन। ठीक है, उनके सिर से लेकर गर्दन तक निचले भाग तक क्या होते हैं, लंबे बाल होते हैं। लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रखने में क्या होता है, सहायक करते हैं। और जो बाल होता है वो क्या होता है, वो ठंडे प्रदेश में जो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जैसे आप ठंड आ जाती है, ठीक है, जब ठंड आती है तो आप क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। तो जैकेट स्वेटर में क्या होता है, जो ट्रैप होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी जो आने वाली हवाएं होती है उन ट्रैप में फंस जाती हैं और उन ट्रैप में फंस जाने के कारण आपको सर्दी नहीं लगती है। और जब उन ट्रैप में हवा फंस जाती है, आपको अंदर सर्दी नहीं लगती है या ठंडी नहीं लगती है। तो इसी तरह से जो ये ऊंट होते हैं उनके बाल बड़े होते हैं, और जो बाल बड़े होते हैं तो आने वाली हवाएं क्या होती है, उनके ट्रैप में फंस जाती हैं और उनको सर्दियों से क्या करती है, बचने में सहायता करती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। ऊंट किस ऊंट की शरीर संरचना भारी और मजबूत होती है? गर्म मरुस्थल का ऊंट या ठंडे मरुस्थल का ऊंट या दोनों या कोई नहीं? मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएससी में ऑप्शन होते हैं वो 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, इस तरह के प्रश्न हमको देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी आप इन्हीं दोनों आंसर का बताइए। गर्म और ठंडे मरुस्थल में ऊंट में मुख्य अंतर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा, किस ऊंट की शरीर संरचना भारी और मजबूत होती है? तो ठंडे वाले मरुस्थल में क्या होती है, सही होती है ऐसा। और गर्म और ठंडे मरुस्थल के ऊंट में मुख्य अंतर क्या होता है? तो कुबड़ का अंतर होता है, ना तो रंग का अंतर होता है, ना भोजन का अंतर होता है, ना ऊंचाई का अंतर होता है। बस थोड़ा बहुत जो अंतर होता है वो पैर का बाल का अंतर होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के विकल्प के अनुसार पे ये कुबड़ की क्या होती है, अंतर होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब थोड़ा सा हम एक फैक्ट दिया गया है, फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। बुरांश, बुरांश क्या होता है? बुरांश, माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांश। ठीक है, अब सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बुरांश नामक पौधा कहां पाया जाता है या किस क्षेत्र का है? तो आपको सीधा बता देना है, नीलगिरी के 16 वन में देखे गए हैं। ठीक है, विकल्प के अनुसार हम लगाएंगे, नीलगिरी दिया है या 16 का दिया है या क्या दिया है। ठीक है,
बुरांश के विषय में बताया कि उसने बताया कि बुरांश की ऊंचाई कम होती है, मतलब इसकी हाइट जो होती है क्या होती है, कम होती है, और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि उनके पहाड़ की चोटियों में तेज हवाओं में जीवित रह सके। अब क्या होता है, जाहिर सी बात है किसी चीज में क्या होगा, जिनकी पत्तियां छोटी होंगी, जो क्या होगा हाइट में कम होगा, उसमें क्या होगी, हवाएं ज्यादा आएंगी। जब हवाएं ज्यादा आएंगी तो वो सर्दियों में क्या हो जाएंगे, उनको सर्दी में उनके रहने के लिए क्या होंगे, उनके अनुरूप होंगे, जो उनके लिए क्या करती है। उसने बताया कि बुरांश की ऊंचाई कम होती है और उनके छोटे पत्ते होते हैं ताकि पहाड़ की चोटियों में तेज हवाओं से जीवित रह सकें। सिक्किम की रहने वाली पेमा, अब सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम की रहने वाली पेमा ने उसे पास के पहाड़ों में बुरांश के लंबे पौधे देखे हैं। अब दो चीजें, बुरांश जो नीलगिरी में होते हैं उनकी जो हाइट होती है, उनके जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे और कम होते हैं। लेकिन जो यहां आपने पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ में एक क्या देखा है, बुरांश के लंबे पौधे देखा है, इसलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांश के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। मतलब पौधा एक है लेकिन अलग अलग क्षेत्र में रहने के कारण दोनों की विशेषता क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जब दोनों की विशेषता अलग हो जाती है तो यहां से हमको देखने को मिलता है वेल और रंगीन मछली। मछली दोनों है लेकिन वेल है एक और एक रंगीन मछली है, इनमें बहुत अंतर तो नहीं होता, लेकिन जो हमको पढ़ने योग्य है, जो हमसे प्रश्न बनने योग्य है, उसको तो जानना जरूरी होता है। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वहां उसने महासागर के विशाल वे और रंगीन मछलियों को देखा। पिता ने उसे समझाया कि मछलियों की धारा रेखित शरीर जिसे जल में तैरने में सहायता करती है। ठीक है, तो आपसे सीधा सा पूछ लिया जाएगा वेल या रंगीन मछली कहां पाई जाती है, किस द्वीप में पाई जाती है, तो आपका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक फैक्ट और मिल गया है, जल्दी जल्दी से हम इसको पढ़कर क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर लंबी वीडियो बन जाएगी तो ठीक नहीं होता। सलीम अली, जन्म जिनका 1896 और मृत्यु इनकी 1987 में, पक्षियों में विविधता का अवलोकन के रूप में ये जाने जाते हैं। उनका जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये योगदान होता है सलीम अली ने भारत की पहली बार वैज्ञानिक पक्षियों का अध्ययन किया था। ये लाइन हमको याद रखना है, पक्षियों का अध्ययन कौन करने हैं, सलीम अली करते हैं। इन्होंने भारत भर में पक्षियों को गिनती की और पहचान करने में काम किया। भारतीय पक्षी सर्वोच्च में इनकी बड़ी भूमिका, इन्होंने पक्षियों में प्रजातियां, आवास, प्रवास आदि के बारे में किताब लिखी। इन्होंने भारत सरकार को एक पक्षी अभ्यारण्य की आवश्यकता समझाई। इन्हें भारत का पक्षी पुरुष भी कहा जाता है, यह बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं तो हमको इस चीज को ध्यान में रखना है। इनके योगदान में इन्होंने 1976 में पद्म विभूषण का सम्मान से क्या किया गया था। तो हमको यहां से दो प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बर्डमैन किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को। पद्म विभूषण सलीम अली को कब मिला था, या 1976 में। यह हमसे प्रश्न और तरीके से बनाए जा सकते हैं कि बर्डमैन के रूप में जाने वाले सलीम अली को पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था, तो 1976 में। ये सारी चीजें हमको याद रखना है। अब यहाँ से दो प्रश्न मिलते हैं, दो प्रश्नों का आंसर आप करेंगे जल्दी से, क्योंकि हमने इन सारी चीजों को बारे में हमने पढ़ा दिया है। डॉक्टर सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। डॉक्टर सलीम अली का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या था, तो मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या था, अभी अभी आपने देखा कि मुख्य अध्ययन बर्ड के बारे में था, तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है जीवाणु विज्ञान, पक्षी विज्ञान, कीट विज्ञान, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा और इसका पक्षी पुरुष आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक छोटा सा फैक्ट, इसके बाद लास्ट। भारत में बंगाल बाघ, चीता और गोंडावन ग्रेट इंडियन बर्ड की संख्या वन गतिविधियों के द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई। अब किसी चीज की क्या होगी, क्षति होगी, हानि होगी, तो जाहिर सी बात है वो घटेगी ही। भारत सरकार ने हमारे जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की। बंगाल टाइगर की घटती जनसंख्या संरक्षण के लिए 1973 के बाघ परियोजना प्रोजेक्ट, यहां से यही प्रश्न बन सकता है कि बाघ परियोजना प्रोजेक्ट की शुरुआत या संरक्षण के लिए कब शुरुआत की गई, तो 1973 में की गई। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना, दो परियोजना यहां से पूछी जा सकती है, तो इसको हमको याद रखना है। एनसीईआरटी की अगर
आपको किसी प्रकार का संशय है तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एनसीईआरटी मिल जाती है, वहां से आप जाएंगे, क्लास 6 को सेलेक्ट करेंगे, जिज्ञासा नामक पुस्तक को सेलेक्ट करेंगे, क्लास को सेलेक्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 को ओपन करेंगे तो ये लास्ट में हमको ये दिया गया है। ठीक है, अब यहां से जितने भी प्रश्न हमने किया वो सारे बहुत ही कारगर होंगे, बहुत ही उपयोगी होंगे। क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताएं, दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी आपको क्लास से संबंधित या हमारे किसी भी चीज के आपके मन में कोई भी चीजें आ रही हैं, किसी प्रकार का क्वेरी है या फिर सजेशन भी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए। हमारी टीम आपके व्हाट्सएप पर जो भी समस्या आई है उसका सलूशन जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। धन्यवाद।